हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी मास्टर। दिस इज़ द सीरीज ऑफ इंडियन पॉलिटी और ये हमारे प्रेसिडेंट टॉपिक की पार्ट 2 वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स की, जो कि आर्टिकल 53 में मेंशन है। अब जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव एक्शन हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन हैं, वो किसके नाम पे लिए जाएंगे? हमारे प्रेसिडेंट के नाम पे। जब तक किसी बिल पे प्रेसिडेंट के सिग्नेचर नहीं होंगे, वो क्या है, एक एक्ट नहीं बन पाएगा। अब जो भी सिग्नेचर हुए हैं किसी चीज़ के ऊपर या किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर या किसी ऑर्डर के ऊपर प्रेसिडेंट के नाम पे, अब उस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उस ऑर्डर को कैसे लागू करना है, एग्जीक्यूट करना है, इसके लिए भी प्रेसिडेंट कुछ स्पेसिफाइड मैनर्स पे रूल बना सकता है। ऐसी पावर भी प्रेसिडेंट को दी गई है। फिर प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? कोई भी रूल बना सकता है जिससे यूनियन गवर्नमेंट का बिजनेस ट्रांजैक्शन इजी हो जाए, कन्वीनियंट हो जाए, और उस बिजनेस को कैसे मिनिस्टर्स के बीच में एलोकेट करना है वो भी इजी करने के लिए वो कोई भी रूल बना सकता है। फिर प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है और दूसरे मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट कर सकता है। हालांकि जो मिनिस्टर्स हैं वो इलेक्ट होके आते हैं, मीन्स सिटीजन उनको इलेक्ट करते हैं, बट उनकी अपॉइंटमेंट पे सिग्नेचर कौन करेगा? हमारे प्रेसिडेंट करेंगे। और ये अपना ऑफिस होल्ड करते हैं ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स प्लेजर, जब तक प्रेसिडेंट की प्लेजर है। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास कुछ और पावर्स हैं, जैसे कि वो अपॉइंट कर सकता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, या फिर जो भी उनकी रेम्यूनरेशन क्या होगी ये भी कौन डिसाइड करेगा? हमारे प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। फिर वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को भी अपॉइंट कर सकता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी अपॉइंट कर सकता है, या फिर दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स को, यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स को भी कौन अपॉइंट करेगा? हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। हमारे गवर्नर ऑफ स्टेट्स को, ठीक है, फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स, उनके चेयरमैन को, इन सबको कौन अपॉइंट करेगा? हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। फिर कहा गया है ही कैन सीक एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है, किससे रिलेटेड? कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का अफेयर हो जो कि यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड है, या फिर कोई भी लेजिस्लेशन का प्रपोजल हो, कोई भी लॉ मेकिंग प्रोसेस का प्रपोजल हो, तो वो प्राइम मिनिस्टर को कह सकता है कि भाई मुझे इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए कि हमारी पार्लियामेंट कौन सी लेजिस्लेशन लेके आ रही है, कौन सी लॉ मेकिंग प्रपोजल लेके आ रही है, या फिर ये कौन से एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर्स हैं जो यूनियन गवर्नमेंट के रिगार्डिंग है। इन सब पे प्रेसिडेंट कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर से मांग सकता है। फिर प्रेसिडेंट के पास कुछ और पावर्स भी हैं, जैसे कि वो एक कमीशन अपॉइंट कर सकता है जो कि क्या काम करेगा? हमारे एससी और एसटी की कंडीशंस को इन्वेस्टिगेट करेगा, या फिर जो दूसरे बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी कंडीशन को इन्वेस्टिगेट करेगा। ठीक है, वो अब प्रेसिडेंट क्या है, एक इंटर स्टेट काउंसिल को भी अपॉइंट कर सकता है जो क्या काम करेगी? हमारे सेंटर और स्टेट और इंटर स्टेट मीन्स विद इन स्टेट, स्टेट टू स्टेट उनकी कोऑपरेशन पे काम करेगी, उनके रिलेशंस पे काम करेगी। फिर वो क्या कर सकता है प्रेसिडेंट हमारा? डायरेक्टली एडमिनिस्टर द यूनियन टेरिटरी थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हम। कहता है कि यूनियन टेरिटरी को डायरेक्टली कौन एडमिनिस्टर कर सकता है? हमारे प्रेसिडेंट। अब वो कैसे करेंगे? वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करके वो यूनियन टेरिटरी पे डायरेक्टली एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अब किसी एरिया को अगर शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करना हो तो ये पावर किसके पास है? हमारे प्रेसिडेंट के पास है। या फिर उस शेड्यूल एरिया या फिर उस ट्राइबल एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होगी, उसके रिगार्डिंग भी सारी पावर हमारे प्रेसिडेंट के हाथ में है। तो ये थी हमारी एग्जीक्यूटिव पावर्स। अब हम बात करेंगे हमारे प्रेसिडेंट की कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में। जो एक प्रेसिडेंट है वो क्या है? एक पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट है। अब पार्लियामेंट में कौन कौन इंक्लूडेड है? हमारे प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। इस नाते हमारे प्रेसिडेंट के पास कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। देखते हैं वो कौन सी पावर्स हैं। पहली है द प्रेसिडेंट कैन समन और एंड अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। प्रेसिडेंट कोई भी सेशन ऑफ पार्लियामेंट को स्टार्ट कर सकता है, एंड कर सकता है, या फिर पूरी की पूरी लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है।
साथ ही साथ प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर है कि किसी इशू पे या किसी बिल पे अगर दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट की सिटिंग ज़रूरी है, एक जॉइंट सिटिंग की ज़रूरत है, तो वो भी कौन स्टार्ट कर सकता है, हमारे प्रेसिडेंट उसको सम्मन कर सकते हैं। और उस जॉइंट सिटिंग के हेड कौन करेगा, उसको प्रिसाइड कौन करेगा, वो करेंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा। और देखते हैं और कौन सी पावर है प्रेसिडेंट के पास। ही कैन एड्रेस द पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर द जनरल इलेक्शन एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। फिर कहते हैं कि प्रेसिडेंट क्या है, जो भी जनरल इलेक्शन होकर पहला सेशन आएगा उसमें कौन एड्रेस करेगा, हमारे प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे हमारी पार्लियामेंट को। और जो भी साल का फर्स्ट सेशन होगा उसमें भी हमारे प्रेसिडेंट की एक एड्रेसिंग स्पीच रहेगी। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट को कोई भी मैसेज भेज सकते हैं, किसके रिगार्डिंग, अगर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास कोई बिल पेंडिंग पड़ा है पार्लियामेंट में तो उसके रिगार्डिंग प्रेसिडेंट ये कह सकते हैं कि ये बिल क्यों पेंडिंग पड़ा है, या फिर इस बिल को आप इनिशिएट कीजिए पार्लियामेंट में। ऐसा मैसेज भेजने की ताकत भी हमारे प्रेसिडेंट के पास है। फिर प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो लोकसभा के किसी भी मेंबर को कह सकते हैं कि आप क्या कीजिए, आप लोकसभा की प्रोसीडिंग्स को प्रिसाइड कीजिए, इसको हेड कीजिए। किस केस में, अगर लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों ही पोजीशंस वैकेंट पड़ी हो तो उस केस में वो किसी भी मेंबर को कह सकते हैं, उसको अपॉइंट कर सकते हैं कि आप इस प्रोसीडिंग को हेड कीजिए। उसी तरीके से राज्यसभा के केस में भी वो किसी भी राज्यसभा के मेंबर को अपॉइंट कर सकते हैं कि वो राज्यसभा की प्रोसीडिंग को प्रिसाइड करे। किस केस में, जब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा दोनों ही सीटें खाली पड़ी हैं। फिर प्रेसिडेंट के पास एक और पावर है कि वो राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है। किस बेसिस पे, अगर उनके पास कोई स्पेशल नॉलेज है, कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस में, या फिर लोकसभा में 2 ऐसे मेंबर्स नॉमिनेट कर सकता है जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को बिलोंग करते हो। बट ये चीज़ अब खत्म हो चुकी है, लोकसभा में वो नॉमिनेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट पावर है, कुछ तरह के बिल्स में जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं उसके लिए हमें प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन या फिर प्रायर परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। अब देखते हैं कौन से तरह के बिल हैं। कोई भी बिल जो कि एक्सपेंडिचर में इन्वॉल्व है, कहाँ से एक्सपेंडिचर हो रहा है, हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर कोई भी एक्सपेंडिचर करना है उसके रिगार्डिंग कोई बिल है तो उसमें हमें पहले हमारे प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेनी ज़रूरी है, उसके बाद ही हम उसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। या फिर कोई ऐसा बिल जो कि किसी स्टेट की बाउंड्री को ऑल्टर कर रहा है या फिर एक नए स्टेट को बना रहा है, इस तरह के बिल्स में हमें प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट की ज़रूरत पड़ती है। फिर नेक्स्ट पावर क्या है, he decides on questions as to disqualification of the member of parliament in consultation with election commission। फिर प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के डिस्क्वालिफिकेशन पे क्वेश्चन है, इट मीन्स ये कहा जा रहा है कि ये पर्सन, ये मेंबर क्या है, पार्लियामेंट का मेंबर बनने की अब इसके पास क्वालिफिकेशन नहीं रही, एलिजिबिलिटी नहीं रही, उस केस में कोई भी क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो उस पर कौन डिसाइड कर सकता है, हमारे प्रेसिडेंट डिसीजन ले सकते हैं। बट उनको किसकी कंसल्टेशन से लेना होगा, किसकी एडवाइस से लेना होगा, वो होंगे हमारे इलेक्शन कमीशन। अब जब भी कोई बिल प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, ठीक है, अगर पार्लियामेंट उस बिल को पास करती है तो हम उसको प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं उसकी असेंट के लिए। अब इस केस में क्या कर सकता है प्रेसिडेंट, या तो उस बिल पे अपनी असेंट दे दे, या फिर उस बिल पे अपनी असेंट को होल्ड पे रखें, या फिर उस बिल को दोबारा रिटर्न कर दे पार्लियामेंट को कि आप इसके ऊपर दोबारा रिकंसिडरेशन कीजिए। अब ये बिल कौन सा नहीं होना चाहिए, ये बिल मनी बिल नहीं होना चाहिए। मनी बिल को छोड़ के बाकी सारे बिल्स को प्रेसिडेंट क्या है, दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट के पास भेज सकता है। इन केस अगर ये बिल दोबारा से पार्लियामेंट पास कर देती है, चाहे विद अमेंडमेंट करे चाहे विदाउट अमेंडमेंट करे, तो उस केस में प्रेसिडेंट को अब इस बिल के ऊपर अपनी असेंट देनी पड़ेगी। अब वो मैंडेटरी हो जाता है कि प्रेसिडेंट को असेंट अब मैंडेटरी है इस केस में। सिमिलर वही केस अगर स्टेट लेजिस्लेचर में हो जाए, अगर एक बिल पास किया है अब स्टेट लेजिस्लेचर ने, उस केस में क्या है, गवर्नर उस बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व
रख सकता है। अब प्रेसिडेंट के पास पावर है, या तो वो उस बिल पे असेंट दे, या फिर उस बिल की असेंट को वो होल्ड पे रखे, या फिर वो गवर्नर को डायरेक्ट करे कि ये बिल आप किसको भेज दीजिए, दोबारा स्टेट लेजिस्लेचर को रिकंसिडरेशन के लिए भेज दीजिए। इस केस में भी मनी बिल को छोड़ के वो बाकी सारे बिल को रिटर्न कर सकता है। बट अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने दोबारा अमेंडमेंट के साथ या विदाउट अमेंडमेंट उस बिल को पास कर दिया और दोबारा से प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, तो उस केस में प्रेसिडेंट को अपनी असेंट देना मैंडेटरी नहीं है। प्रेसिडेंट चाहे तो अपनी असेंट देने से मना भी कर सकता है, बट पार्लियामेंट के केस में प्रेसिडेंट की असेंट उसमें क्या है, मैंडेटरी हो जाती थी। फिर अंडर आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट के पास एक पावर है कि वो क्या है, ऑर्डिनेंस को प्रोमोलगेट कर सकता है। किस केस में, अगर पार्लियामेंट के हाउस सेशन में नहीं है, व्हेन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन, उस केस में प्रेसिडेंट क्या है, प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस कर सकता है। बट ये ऑर्डिनेंस को अप्रूवल देनी पड़ेगी प्रेसिडेंट को कितने टाइम के अंदर अंदर, जब भी पार्लियामेंट रीअसेंबल होती है, दोबारा मीट करती है, तो उसके विद इन 6 वीक्स के अंदर अंदर इस ऑर्डिनेंस को अप्रूवल मिलनी चाहिए पार्लियामेंट के द्वारा। अब ये जो ऑर्डिनेंस है कितने टाइम के लिए इफेक्टिव रहेगा, ये रहेगा हमारा 6 मंथ्स के लिए एंड 6 वीक्स, मैक्सिमम पीरियड है 6 मंथ एंड 6 वीक्स। और इस ऑर्डिनेंस को विड्रॉ करने की पावर भी किसके पास है, हमारे प्रेसिडेंट के पास है। फिर हम डिस्कस करेंगे इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। अब कुछ नॉर्मल पावर्स के साथ साथ हमारे संविधान ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर भी हमारे प्रेसिडेंट को दी है, ताकि वो इन इमरजेंसी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के साथ डील कर सके। हमारी कौन सी सिचुएशन है, जैसे नेशनल इमरजेंसी हो गई अंडर आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट रूल हो गया अंडर आर्टिकल 356 एंड 365, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गई अंडर आर्टिकल 360। फिर हम बात करते हैं हमारे प्रेसिडेंट की फाइनेंशियल पावर्स की। A money bill can be introduced in the parliament only with the president recommendation। इसमें वो कह रहा है अगर कोई भी मनी बिल है वो पार्लियामेंट में तभी इंट्रोड्यूस होगा जब उस पर क्या होगी, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन होगी। उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले हमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन, उसकी प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरा वो कह रहा है कि प्रेसिडेंट क्या है, यूनियन बजट को या फिर हम कह सकते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पार्लियामेंट के सामने रखता है। ये पावर भी हमारी प्रेसिडेंट के पास है। उसके बाद वो कहता है प्रेसिडेंट कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट अनफोर्सीन एक्सपेंसेस। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, कोई अनदेखी ऐसी एक्सपेंस की सिचुएशन आ गई जहाँ पे इंडिया को पैसों की ज़रूरत है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में से पैसे निकाल सकता है। अब प्रेसिडेंट के पास एक और पावर है कि वो हर 5 साल के बाद फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है। अब ये फाइनेंस कमीशन का क्या काम है, ये रिकमेंडेशन देता है, रिकमेंड करता है कि जो भी हमारा पैसा टैक्स के रूप में कलेक्ट हुआ है उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें अपने सेंटर और स्टेट के बीच में। फिर है कि अगर हमें डिमांड फॉर ग्रांट करनी है, अगर हमें पैसों के लिए डिमांड करनी है, तो हमें पहले क्या है, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए। विदाउट उसकी रिकमेंडेशन में हम कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट नहीं कर सकते। फिर हम बात करेंगे प्रेसिडेंट के डिप्लोमेटिक पावर की। अब कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी हो या फिर एग्रीमेंट हो, ठीक है, जो भी नेगोशिएट किया जा रहा है या फिर कंक्लूड किया जा रहा है, किसके बिहाफ पे, हमारे प्रेसिडेंट के बिहाफ पे। ये सारे काम हमारे प्रेसिडेंट के बिहाफ पे होंगे, ठीक है। अगर कोई भी मिनिस्टर्स कोई भी ट्रीटी साइन कर रहा है तो वो प्रेसिडेंट के नाम पे होगी। अब इस चीज़ को अप्रूवल कौन देगा, वो देगी हमारी पार्लियामेंट। फिर जो हमारे प्रेसिडेंट है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई इंटरनेशनल फोरम हो रहा है, कोई इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करेगा, हमारे प्रेसिडेंट करेंगे। अगर किसी डिप्लोमेट को, जैसे एम्बेसडर हो गए, हाई कमिश्नर हो गए, उनको किसी फॉरेन कंट्री में भेजना है, या फिर किसी फॉरेन कंट्री से कोई एम्बेसडर या डिप्लोमेट्स हमारी कंट्री में आ रहे हैं, उनको रिसीव करना है, तो ये पावर भी किसके पास है, हमारे प्रेसिडेंट के पास है। हमारे एम्बेसडर को ही हाई कमिश्नर का नाम दिया गया है कॉमनवेल्थ नेशंस की कंट्री में। फिर हम देखते हैं मिलिट्री पावर्स। अब जो हमारे प्रेसिडेंट है वो क्या है, हमारी इंडिया के डिफेंस फोर्सेस के सुप्रीम
कमांडर है। अब इस कैपेसिटी में, इस पोजीशन में वो क्या कर सकते हैं, वो आर्मी के चीफ को, नेवी के चीफ को या फिर एयरफोर्स के चीफ को अपॉइंट कर सकते हैं। उनके पास ये भी पावर है, वो किसी भी टाइम वॉर को डिक्लेयर कर सकते हैं अगर वॉर की सिचुएशन हो, या फिर सीज फायर हो जाता है तो वो ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि अब क्या है, पीस हो गया है। और किसकी अप्रूवल से, हमारी पार्लियामेंट की अप्रूवल इसमें सब्जेक्ट में है। फिर हमारे प्रेसिडेंट को कुछ जुडिशियल पावर्स भी दी गई हैं, जैसे कि उनके पास पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट कर सकते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस को भी अपॉइंट कर सकते हैं, या फिर हाई कोर्ट के जजेस को भी अपॉइंट करने की पावर प्रेसिडेंट के पास है। अब प्रेसिडेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से कोई भी एडवाइस ले सकते हैं, किसके ऊपर, एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट। अगर कोई लॉ और फैक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो प्रेसिडेंट ये कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, इस पे मुझे आप एडवाइस कीजिए। बट सुप्रीम कोर्ट की ये एडवाइस प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, उसके ऊपर बाध्य नहीं है। प्रेसिडेंट चाहे तो इस पे अमल करे, चाहे तो इसको इम्प्लीमेंट ना करे। अब प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो किसी को भी पार्डन ग्रांट कर सकता है, मतलब क्षमादान दे सकता है, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट, सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन। किसी भी पर्सन की को क्या है, उसकी सजा माफ कर सकता है जो कि इन ऑफेंस के अगेंस्ट कन्विक्ट किए गए हैं, इन ऑफेंस के अगेंस्ट उनको मुजरिम ठहराया गया है। अब ये देखते हैं कौन कौन से ऑफेंस है। वो सारे केसेस जहाँ पे पनिशमेंट मिली है किसके द्वारा, कोर्ट मार्शल के द्वारा, या फिर वो सारे केसेस जहाँ पे पनिशमेंट मिली है ऐसे ऑफेंस के अगेंस्ट जो कि हमारे यूनियन लॉ के खिलाफ है, या फिर वो सारे केसेस जहाँ पे किसी को मृत्यु दंड दी गई है। तो इन सारे केस में प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो इनकी सजा को माफ कर सकता है। फिर हम देखेंगे हमारे प्रेसिडेंट की वीटो पावर को। अगर कोई भी बिल पार्लियामेंट में पास होता है तो वो एक्ट तभी बनेगा जब उसके ऊपर प्रेसिडेंट की असेंट होगी। ठीक है, उस बिल को प्रेसिडेंट की असेंट के लिए भेजना होगा। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास, उस केस में प्रेसिडेंट के पास 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं अंडर आर्टिकल 111। अब वो क्या है, या तो प्रेसिडेंट उस पर असेंट दे दे, या फिर अपने असेंट को होल्ड पे रखें, या फिर उस बिल को दोबारा रिटर्न कर दे पार्लियामेंट के पास रिकंसिडरेशन के लिए। अब ये बिल मनी बिल नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी बिल प्रेसिडेंट रिटर्न कर सकता है पार्लियामेंट को। अगर ये बिल दोबारा से पार्लियामेंट ने पास कर दिया विद और विदाउट अमेंडमेंट तो प्रेसिडेंट को इसके ऊपर अब अपनी असेंट देनी पड़ेगी, ये इसकी असेंट अब मैंडेटरी हो जाती है। अब प्रेसिडेंट के पास कुछ वीटो पावर है इन बिल्स के ऊपर, जैसे कि वो अपना जो असेंट है बिल के लिए वो क्या है, विदहोल्ड रख सकते हैं। ऐसे वीटो पावर देने के कुछ रीज़न है। पहला रीज़न क्या है कि पार्लियामेंट कोई ऐसा लेजिस्लेशन ना पास कर दे जो कि इल कंसीडर है, मींस उसका कोई रेलेवेंट रीज़न नहीं है, या फिर कोई ऐसा लेजिस्लेशन ना पास हो जाए जो कि संविधान के अगेंस्ट है, अनकॉन्स्टिट्यूशन है। इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए प्रेसिडेंट को एक वीटो पावर दी गई है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी वीटो पावर्स हैं, जैसे कि एब्सोल्यूट वीटो हो गई। इसमें क्या हो सकता है, प्रेसिडेंट अपने असेंट को होल्ड पे रख सकता है। फिर दूसरी होगी क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो की पावर को क्या है, लेजिस्लेचर जो हमारी पार्लियामेंट है उसको ओवररिडन कर सकती है। अगर पार्लियामेंट विद अ हाई मेजॉरिटी के साथ उसको दोबारा पास कर दे तो हम क्वालिफाइड वीटो को ओवररिडन कर सकते हैं। फिर है हमारा सस्पेंसिव वीटो। इसको कैसे ओवरराइड किया जा सकता है, जो भी प्रेसिडेंट की पावर है अगर लेजिस्लेचर विद इन ऑर्डिनरी मेजॉरिटी के साथ इस चीज़ को दोबारा पास कर दे तो हम प्रेसिडेंट की पावर को ओवरराइड कर सकते हैं। फिर है हमारा पॉकेट वीटो। इस केस में क्या है, प्रेसिडेंट अपने पास उस बिल को रख लेगा और उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेगा। अब ये 4 वीटोज में से जो हमारा क्वालिफाइड वीटो है वो इंडिया के प्रेसिडेंट के लिए नहीं है। क्वालिफाइड वीटो कहाँ पे है, हमारे अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास है। बाकी सारे वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो का प्रावधान हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में दिया गया है, उनके पास ये पावर है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे एब्सोल्यूट वीटो की। इट मीन्स प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो जो भी पार्लियामेंट ने बिल पास किया है उसको अपने पास विद होल्ड पे रख सकता है अपनी असेंट के लिए। उसके बाद वो क्या है, बिल एंड हो जाएगा और वो कभी भी एक्ट
नहीं बन पाएगा। अब ये देखते हैं ये वीटो की पावर किस किस केस में लगाई जाती है। पहला केस है विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेट मेंबर्स बिल। प्राइवेट मेंबर का बिल क्या होता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर है जो कि मिनिस्टर नहीं है, अगर वो कोई बिल इंट्रोड्यूस करता है तो उसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। इस केस में एब्सोल्यूट वीटो लग सकती है। प्रेसिडेंट ये कह सकता है कि अपने एसेंट को वो विद होल्ड पे रखेगा, क्योंकि किसने इंट्रोड्यूस किया है, प्राइवेट मेंबर ने इंट्रोड्यूस किया है, वो कोई मिनिस्टर तो है नहीं, तो उसके ऊपर वो अपनी एसेंट देगा नहीं और वो बिल एंड हो जाएगा। दूसरा क्या केस है विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट बिल व्हेन कैबिनेट रिजाइंस। गवर्नमेंट बिल क्या है जो कि अब मिनिस्टर्स ने पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया है, बट क्या हो गया, कैबिनेट रिजाइन कर गई। इट मीन्स जो सरकार थी वही गिर गई, और जो अब न्यू कैबिनेट आई, जो नई सरकार आई, उसने प्रेसिडेंट को एडवाइस किया कि आप इस बिल पे अपनी असेंट मत दो। उस केस में प्रेसिडेंट ने अपनी एब्सोल्यूट वीटो का पावर यूज किया और उस बिल पे अपनी असेंट को विद होल्ड पे रख दिया, और वो बिल एंड हो गया और वो कभी भी एक्ट बन ही नहीं पाया। फिर हम बात करते हैं हमारे सस्पेंसिव वीटो की। प्रेसिडेंट इस वीटो को तब एक्सरसाइज करेगा जब वो एक बिल को पार्लियामेंट के पास दोबारा रिकंसीडरेशन के लिए भेज देगा। इन केस पार्लियामेंट ने उस बिल को दोबारा से पास करके विद और विदाउट अमेंडमेंट प्रेसिडेंट के पास दोबारा से प्रेजेंट कर दिया, उस केस में प्रेसिडेंट को ये मैंडेटरी होगा कि वो उस बिल पे अपनी असेंट को दे। इट मीन्स जो प्रेसिडेंट की वीटो पावर है उसको क्या कर रहे हैं, हमारा लेजिस्लेचर ओवर रिडन कर रहा है। कैसे? एक ऑर्डिनरी मेजॉरिटी के साथ, और अगर यूएसए का होता तो वहाँ पे क्या है, एक हायर मेजॉरिटी होती। तो इट मीन्स प्रेसिडेंशियल वीटो पावर को हमारा लेजिस्लेचर ओवर रिडन कर रहा है बाय सेम ऑर्डिनरी मेजॉरिटी के साथ। ये हो गया हमारा सस्पेंसिव वीटो। अब प्रेसिडेंट के पास ये वीटो पावर किस केस में नहीं है, हमारे मनी बिल के केस में ये पावर उसके पास नहीं है। प्रेसिडेंट या तो मनी बिल के ऊपर अपनी असेंट देगा या फिर उस असेंट को विद होल्ड रखेगा, पर वो मनी बिल को कभी भी वापस पार्लियामेंट के पास रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजेगा। नॉर्मली केसेस में क्या होता है, प्रेसिडेंट मनी बिल को अपनी असेंट दे देते हैं, क्योंकि जो मनी बिल जो होता है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस ही तब होता है जब उस पर पहले ऑलरेडी ही परमिशन ले ली गई हो हमारे प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन या फिर प्रायर परमिशन के साथ ही हम मनी बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो प्रेसिडेंट क्या है, इस मनी बिल पे असेंट अपने आप दे देते हैं। फिर हम बात करेंगे हमारे पॉकेट वीटो की। इस केस में क्या होता है, प्रेसिडेंट ना तो उस बिल को रेटिफाई करते हैं ना उस बिल को रिजेक्ट करते हैं, बस उस पीरियड को अपने पास रख लेते हैं और वो पेंडिंग पड़ा रहता है इनडेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स वो जब मर्जी तक उसको अपने पास पेंडिंग रख सकते हैं। इसमें प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो कोई भी एक्शन ना ले, ना उस बिल के ऊपर कोई पॉजिटिव एक्शन ले, ना कोई उसके बिल के ऊपर कोई नेगेटिव एक्शन ले। इसको बोला गया है हमारा पॉकेट वीटो। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी इस वीटो पावर के लिए कोई भी टाइम लिमिट मेंशन नहीं है कि इस टाइम लिमिट के विद इन हमारे प्रेसिडेंट को इस बिल के ऊपर कुछ डिसीजन लेना होगा अपनी असेंट के रिगार्डिंग। तो वो जितनी मर्जी इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक इस चीज़ को पेंडिंग अपने पास रख सकते हैं। दूसरी तरफ यूएसए के केस में क्या है, प्रेसिडेंट को अपना कंसिडरेशन इस बिल के ऊपर विद इन 10 डेज देना होगा। इसीलिए कहा गया है कि इंडियन प्रेसिडेंट की जो पॉकेट है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट की पॉकेट से ज़्यादा बड़ी है। इट मीन्स इंडियन प्रेसिडेंट के पास पॉकेट वीटो में पावर है कि वो इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसको अपने पास रख सकता है पेंडिंग, बट अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है, उनको विद इन 10 डेज ये डिसीजन लेना होगा। अब हमारे जो प्रेसिडेंट है उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के तहत कोई भी वीटो पावर नहीं है। इट मीन्स कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे अपनी असेंट देनी ही होगी प्रेसिडेंट को। और ये कब मैंडेटरी किया गया, ये किया गया 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जो कि 1971 में आया था। उसमें ये मैंडेटरी किया गया कि प्रेसिडेंट को एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को अपनी असेंट देनी पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेसिडेंशियल वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेशन।
अब हमारे प्रेसिडेंट के पास कुछ वीटो पावर है, किसके ऊपर? हमारी स्टेट लेजिस्लेशन के ऊपर भी। अगर एक बिल पास किया गया है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, वो तभी एक्ट बनेगा जब उसके ऊपर गवर्नर की असेंट होगी या फिर प्रेसिडेंट की असेंट होगी, उस केस में जहाँ पे गवर्नर ने उस बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व किया गया है। अगर एक बिल पास हो जाता है स्टेट लेजिस्लेचर में, उसके बाद वो क्या करते हैं, गवर्नर को उसकी असेंट के लिए प्रेजेंट करते हैं, तो गवर्नर के पास 4 अल्टरनेटिव हैं अंडर आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो कौन से अल्टरनेटिव हैं? या तो वो उस बिल पे अपनी असेंट दे, या फिर उस बिल पे अपनी असेंट को विद होल्ड पे रखे, या अगर वो अपनी उस बिल को रिटर्न कर रहा है, वो कौन सा बिल नहीं होना चाहिए, मनी बिल को छोड़कर वो बाकी किसी भी बिल को स्टेट लेजिस्लेचर के पास क्या है, रिटर्न कर सकता है कि आप इसको दोबारा रिकंसीडर कीजिए, या फिर गवर्नर क्या कर सकता है, उस बिल को रिजर्व रख सकता है प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए। फिर उसी तरह अगर एक बिल गवर्नर ने रिजर्व कर दिया प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, उस केस में प्रेसिडेंट के पास भी 3 ऑल्टरनेटिव है। या तो वो उस बिल को असेंट करे, या फिर उस बिल पे असेंट को विद होल्ड करें, या फिर वो गवर्नर को ये डायरेक्ट करे कि आप ये बिल दोबारा स्टेट लेजिस्लेचर के पास रिकंसिडरेशन के लिए भेज दीजिए। अगर वो बिल स्टेट लेजिस्लेचर ने दोबारा से पास कर दिया विद और विदाउट अमेंडमेंट, और उसको दोबारा से प्रेसिडेंट के पास उसकी असेंट के लिए भेजा गया, तो उस केस में प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है कि वो उसके ऊपर अपनी असेंट देगा कि नहीं देगा। स्टेट लेजिस्लेचर क्या है, प्रेसिडेंट की पावर को ओवरराइड नहीं कर सकता, बट पार्लियामेंट के केस में क्या था, प्रेसिडेंट को उसके ऊपर अपनी असेंट देनी पड़ती थी। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो अपनी पॉकेट वीटो को एक्सरसाइज कर सकता है स्टेट लेजिस्लेशन के मामले में भी। वो हमारे संविधान में कहीं पे भी कोई भी टाइम लिमिट मेंशन नहीं है जहाँ पे प्रेसिडेंट को अपना डिसीजन विद इन टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड के अंदर मेंशन करना है रिगार्डिंग उन बिलों के रिगार्डिंग जो कि गवर्नर ने प्रेसिडेंट के लिए रखे हैं उसकी रिकंसिडरेशन के लिए। फिर हम बात करेंगे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो अगर पार्लियामेंट रिसेस में है, इट मीन सेशन में नहीं है, तो वो ऑर्डिनेंस को प्रोमोलगेट कर सकता है। और ये जो ऑर्डिनेंस जो अब प्रेसिडेंट लाएंगे उनकी क्या है, सेम फोर्स होगी और सेम इफेक्ट होगा उसी ऑर्डिनेंस की तरह जैसे कि कोई एक पार्लियामेंट में कोई एक्ट आता है। बट ये क्या होगा, टेम्परेरी लॉज होंगे, इनका नेचर टेम्परेरी होगा। जो प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर माना गया है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट को इसलिए दी गई है अगर कोई एक अर्जेंट मैटर आ गया, कोई अनफोर्सीन मैटर आ गया जहाँ पे हमारी पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, उस केस में प्रेसिडेंट पार्लियामेंट की तरह ही ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेट करके उसका सेम फोर्स और सेम इफेक्ट के साथ उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। बट इस पावर के भी कुछ लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन क्या है कि प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस को तभी प्रोमोलगेट करेगा या जब तो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट मींस राज्यसभा और लोकसभा सेशन में नहीं होंगे, या फिर दोनों में से कोई एक हाउस पे अगर सेशन में नहीं है तभी वो ये पावर प्रेसिडेंट के पास आएगी। इन केस अगर कोई भी एक हाउस मतलब दोनों हाउस प्रेजेंट है, दोनों हाउस सेशन में है, तो प्रेसिडेंट ये ऑर्डिनेंस नहीं ला सकता। अगर प्रेसिडेंट द्वारा कोई ऐसा ऑर्डिनेंस लाया गया उस टाइम पे जहाँ पे हमारे बोथ हाउसेस क्या है, सेशन में है, तो वो ऑर्डिनेंस वॉइड माना जाएगा। हमारे प्रेसिडेंट की जो लेजिस्लेटिव पावर है ऑर्डिनेंस बनाने की, वो लेजिस्लेशन के साथ पैरेलल नहीं है। इट मीन्स अगर दोनों हाउस क्या है, सेशन में है, तो ये पावर हमारी पार्लियामेंट के पास है। अगर दोनों ही पावर में दोनों ही हाउस सेशन में नहीं है या फिर कोई भी एक हाउस सेशन में नहीं है, तो उस केस में ये पावर किसके पास जाएगी, हमारे प्रेसिडेंट के पास जाएगी। क्योंकि जो हमारा लॉ मेकिंग प्रोसेस है, जो लेजिस्लेशन है, वो दोनों ही हाउस से पास होना ज़रूरी है। दूसरी लिमिटेशन है कि प्रेसिडेंट कोई भी ऑर्डिनेंस बना सकता है उस सिचुएशन पे जहाँ पे उसको लगे, अगर वो सेटिस्फाइड है कि ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई है जहाँ पे उसका इमीडिएट एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस केस में वो ऑर्डिनेंस ला सकता है। बट जो ये प्रेसिडेंट का डिसीजन है इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन अराइज किए सुप्रीम कोर्ट ने इस बेसिस पे
कि प्रेसिडेंट ने क्या है जानबूझकर डेलिबरेटली किसी एक हाउस को या फिर हमारे पार्लियामेंट के दोनों हाउस को प्रोरोग किया है, उनको पॉज किया है, ताकि वो किसी ऐसे कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट पे अपनी ताकत के तहत कोई ऑर्डिनेंस ला सके जो कि क्या है पार्लियामेंट्री डिसीजन बाईपास कर सकता है। इट मीन्स कि प्रेसिडेंट किसी ऐसे कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट पे अपना ऑर्डिनेंस लाना चाहता था, इसीलिए उसने दोनों हाउसेस को या फिर किसी एक हाउस को प्रोरोग्ड किया है जानबूझकर। तो इससे क्या हुआ, जो हमारे पार्लियामेंट्री डिसीजन है या फिर हमारे पार्लियामेंट की अथॉरिटी है वो हमारे प्रेसिडेंट ने बाईपास कर दी। फिर 38th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 के तहत ये कहा गया कि जो प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन है वो क्या है फाइनल मानी जाएगी और उसका जो ऑर्डिनेंस लाने का डिसीजन है उसको कंक्लूसिव माना जाएगा और इसके ऊपर आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, इस चीज़ को आप चैलेंज नहीं कर सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते। बट ये जो प्रोविजन था ये डिलीट कर दिया गया किसके द्वारा, बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। और इसमें कहा गया कि जो प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन वाली स्टेटमेंट है उसको हम किस पे जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, ग्राउंड ऑफ मैलाफाइड पे। इट मीन्स हम इस पे चेक कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो ये ऑर्डिनेंस बनाने जा रहा है कहीं ये मैलिफाइड तो नहीं, कहीं ये डेलिबरेटली कोई ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ लाने की कोशिश तो नहीं की जा रही, ठीक है। उस बेसिस पे हम इस चीज़ को जस्टिसिएबल कर सकते हैं। फिर थर्ड लिमिटेशन क्या है, जो भी प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लेकर आएगा, इट मीन्स प्रेसिडेंट की जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है उसको को एक्सटेंसिव बताया गया है सारे मैटर्स में सिवाय टाइम ड्यूरेशन को छोड़ के, क्योंकि जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बनाता है वो एक टेम्परेरी नेचर ऑफ लॉ होता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा बाकी सारी चीज़ें सेम है बस टाइम ड्यूरेशन को छोड़ के। अब इसमें दो इम्प्लीकेशन है, वो कैसे कि ऑर्डिनेंस उन्हीं इशू पे हमारा प्रेसिडेंट बना सकता है जिन पे हमारी प्रेसिडेंट लॉ बना पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। इन मीन्स जिन सब्जेक्ट के ऊपर पार्लियामेंट को पावर है कि वो कानून बना सकती है उन्हीं इश्यूज के ऊपर प्रेसिडेंट अपना ऑर्डिनेंस लेकर आ सकता है। दूसरी चीज़, ऑर्डिनेंस इज सब्जेक्ट टू सेम कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशन एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब जो पार्लियामेंट की लिमिटेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन है, अब वही सारी कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशन उस ऑर्डिनेंस की भी होगी जो हमारा प्रेसिडेंट लेकर आएगा। इट मीन्स जैसे हमारी पार्लियामेंट को ये हक नहीं है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर सकती है, उसी तरीके से जो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट लेकर आएगा उस ऑर्डिनेंस को भी ये राइट नहीं होगा कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीन सके। फिर हम फोर्थ लिमिटेशन को देखते हैं। अब जो भी ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ने इशू किया है पार्लियामेंट की रिसेस के टाइम, अब जब भी वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट रीअसेंबल होगा प्रेसिडेंट को वो ऑर्डिनेंस उस पार्लियामेंट के सामने रखना पड़ेगा। अगर दोनों ही हाउसेस ने उस ऑर्डिनेंस को अप्रूवल दे दी तो वो क्या बन जाएगा, हमारा एक्ट बन जाएगा। इन केस पार्लियामेंट ने उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया तो वो ऑर्डिनेंस क्या है, सीज माना जाएगा। मींस उसका जो ऑपरेशन है वो खत्म हो जाएगा। कब, ऑन द एक्सपायरी ऑफ 6 वीक फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ पार्लियामेंट। जब भी पार्लियामेंट रीअसेंबल हुई उसके विदिन 6 हफ्तों के अंदर अंदर उस ऑर्डिनेंस को खारिज माना जाएगा। अब क्या है, जो भी ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट लेकर आए थे उसको हम पहले भी सीज कर सकते हैं, उसके ऑपरेशन को पहले भी हम खत्म कर सकते हैं, 6 वीक से पहले खत्म किया जा सकता है अगर दोनों हाउस, पार्लियामेंट के दोनों हाउस एक ऐसा रेजोल्यूशन निकाले जिसमें वो कहे कि हम इस ऑर्डिनेंस को डिसअप्रूव कर रहे हैं। अगर हमारे हाउस ऑफ पार्लियामेंट क्या है मीट कर रहे हैं, रीअसेंबल कर रहे हैं डिफरेंट डेट्स पे, तो जो हमारा पीरियड है 6 हफ्ते वाला वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम उस डेट से काउंट करेंगे जो कि बाद में रीअसेंबल हुआ है। जो भी हाउस बाद में रीअसेंबल हुआ है उस डेट से हम अपने 6 वीक्स को काउंट करेंगे। इट मीन्स हमारे जो ऑर्डिनेंस है उसकी मैक्सिमम ऑफ लाइफ कितनी होगी, 6 मंथ एंड 6 वीक्स। और इन केस अगर पार्लियामेंट अपना नॉन अप्रूवल देती है, उस ऑर्डिनेंस को अप्रूव नहीं करती है, तो हमारा मैक्सिमम गैप क्या होगा पार्लियामेंट के सेशंस में, वो होगा हमारा 6 मंथ का गैप। फिर बोला गया कि अगर एक ऑर्डिनेंस
पहले ही लैप्स हो जाता है पार्लियामेंट के सामने जाने से पहले। उसको पार्लियामेंट के सामने प्लेस करना था बट उससे ही पहले वो लैप्स हो गया। तो जो भी उस ऑर्डिनेंस ने एक्ट किया है या जो भी उसके अकॉर्डिंगली कोई फंक्शन किया है वो सारे क्या होंगे, वैलिड होंगे और इफेक्टिव होंगे। फिर बोला गया कि जो प्रेसिडेंट की पावर है ऑर्डिनेंस मेकिंग की, ठीक है, वो क्या है, डिस्क्रिशनरी नहीं है। इट मीन्स प्रेसिडेंट कोई भी अगर ऑर्डिनेंस प्रमोलगेट कर रहा है तो वो किसकी एडवाइस पे करेगा, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करेगा। और प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर है कि वो उस ऑर्डिनेंस को क्या है, किसी भी टाइम विड्रॉ भी कर सकता है। तो अगर उसको विड्रॉ भी करना है तो किसकी एडवाइस पे करेगा, ऑफ द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। फिर बोला गया कि जो एक ऑर्डिनेंस है वो किसी दूसरे लेजिस्लेशन ऑर्डिनेंस की तरह ही है। इट मीन्स हम किसी भी ऑर्डिनेंस को बैक डेट से फोर्स में ला सकते हैं या फिर हम किसी ऑर्डिनेंस की हेल्प से अपने पार्लियामेंट के एक्ट को या फिर किसी दूसरे ऑर्डिनेंस को ख़त्म कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अपने टैक्स लॉ को ऑल्टर और अमेंड कर सकते हैं। बट साथ ही साथ ये भी बोला गया हम किसी ऑर्डिनेंस से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए हम अपने ऑर्डिनेंस को इशू नहीं कर सकते हैं। तो ये थी हमारी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अब हम डिस्कस करेंगे हमारी पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने ये प्रेसिडेंट को पावर्स दी हैं कि वो किसी भी पर्सन को क्षमादान दे सकता है जिसको कन्विक्ट किया गया है, जिसको दोषी ठहराया गया है किसी ऐसे ऑफेंस के लिए जहाँ पे उसको पनिशमेंट दी गई है, किसी ऐसे ऑफेंस के लिए जो कि यूनियन लॉ के अगेंस्ट है, या फिर उसको पनिशमेंट दी गई है किसी कोर्ट मार्शल के द्वारा, या फिर उसको मृत्युदंड दिया गया है, सेंटेंस ऑफ डेथ दी गई है। प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है वो इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी का इसमें कोई रोल नहीं है। ये प्रेसिडेंट की एक खुद की एग्जीक्यूटिव पावर है। बट जब प्रेसिडेंट इन पावर को एक्सरसाइज करेगा डजंट सिट एज अ कोर्ट ऑफ अपील। इट मीन्स प्रेसिडेंट कोई कोर्ट ऑफ अपील नहीं है। कोर्ट ऑफ अपील का मतलब कि जैसे हमें अगर हाई कोर्ट की डिसीजन से सेटिस्फैक्शन नहीं होती है तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। तो प्रेसिडेंट की ये पावर नहीं है, वो कोर्ट ऑफ अपील की तरह काम नहीं करता, ये सिर्फ उसकी एग्जीक्यूटिव पावर है। अब प्रेसिडेंट को ये पावर्स दी गई हैं तो इसका रीज़न क्या है। पहला रीज़न है कि हमारे जो क्या है, कोई भी अगर जुडिशियल एरर होता है, कोई भी जुडिशरी से कोई एरर हो जाता है कि वो एक ऑपरेशन ऑफ लॉ में कोई गलत डिसीजन लेती है, ताकि उस चीज़ को ठीक किया जाए तो हमने प्रेसिडेंट को ऐसी पावर दी है, हमारे संविधान ने प्रेसिडेंट को ऐसी पावर दी है। दूसरा रीज़न ये है कि प्रेसिडेंट को अगर लगता है किसी पर्सन को अनड्यूली हार्श मतलब बहुत ज़्यादा कठिन ऐसी सज़ा मिली है, ठीक है, उसको रिलीफ करना चाहिए, उस केस के उसमें उस पर्सन को रिलीफ देने के लिए, उसकी सज़ा कम करने के लिए प्रेसिडेंट के पास ऐसी पावर दी गई है। अब हम देखते हैं कौन सी पार्डनिंग पावर है हमारे प्रेसिडेंट के पास। पहली है पार्डन। इसमें क्या होता है, हम क्या प्रेसिडेंट क्या करते हैं, वो या तो उस पर्सन की सेंटेंस को, जो उसको सज़ा दी गई है, उसको ख़त्म कर देते हैं, या फिर उसके खिलाफ कोई भी चार्जेस दिए गए हैं, कोई भी उसके खिलाफ इल्ज़ाम लगाया गया है, उसको पनिशमेंट दी गई है, उसको डिस्क्वालीफाई किया गया है किसी चीज़ की वजह से, वो सारे इल्ज़ाम उस पर से हट जाते हैं और सारी उसकी जो पनिशमेंट है वो ख़त्म कर दी जाती है। दूसरी है हमारी कम्यूटेशन। इसमें क्या होता है कि अगर किसी को एक पनिशमेंट दी गई है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, उसको सब्सटीट्यूट किया जाता है एक लाइटर फॉर्म में, मतलब उसके बदले उसको एक हल्की सजा दी जाती है। जैसे कि एग्जांपल, किसी को मृत्युदंड दिया गया है, डेथ सेंटेंस दी गई है, अब उसको सब्सटीट्यूट करके उसको एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई है, सिंपल जेल कर दी गई है। थर्ड हमारी है रेमिशन। इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो भी सजा दी गई है उसका टाइम पीरियड कम करते हैं, बट उसका जो नेचर है, जो उसका कैरेक्टर है, वो चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, किसी को 2 साल की सज़ा सुनाई गई है, इस केस में हम उसका टाइम कम करेंगे, अब उसको सब्सटीट्यूट करके उसकी सज़ा 1 साल की कर दी जाएगी, बट उसका नेचर चेंज नहीं होगा, उसका कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। फिर है हमारा रेस्पाइट। इसमें क्या होता है कि हम एक कम लेवल की सज़ा देते हैं ओरिजिनल वन के अकॉर्डिंगली।
जो ओरिजिनली किसी पर्सन को सज़ा दी गई है उसके बदले उसको एक कम सज़ा देते हैं कुछ स्पेशल रीज़न के कारण, जैसे कि अगर कोई इसको फिजिकल डिसेबिलिटी है या फिर कोई ऐसा केस है जहाँ पे जो वुमेन ऑफेंडर है प्रेग्नेंट है, तो उस केस में उनको थोड़ी हल्की सज़ा दी जाती है। फिर है हमारा रिप्राइव। इसमें क्या होता है, जो किसी पर्सन को सज़ा दी गई है उस पर हम स्टे लगा देते हैं, स्पेशली डेथ सेंटेंस के केस में। उसमें क्या है, टेम्परेरी पीरियड के लिए स्टे लगा देते हैं ताकि तब तक वो पीरियड तब तक वो पर्सन क्या कर सके, प्रेसिडेंट के पास पार्डन या फिर कॉम्यूटेशन की एप्लीकेशन के लिए जा सके, वहाँ पे अपने लिए माफ़ी मांग सके प्रेसिडेंट के सामने। फिर अंडर आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहा गया कि हमारे गवर्नर ऑफ स्टेट के पास भी ऐसी पार्डनिंग पावर्स हैं, जैसे कि पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन, सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट। ठीक है, बट हमारे गवर्नर की पावर प्रेसिडेंट से कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है। अब वो देखते हैं कैसे। प्रेसिडेंट क्या है, पार्डन कर सकता है सेंटेंस को जो कि कोर्ट मार्शल के द्वारा दी गई हो, बट गवर्नर ऐसा नहीं कर सकता है। प्रेसिडेंट किसी की मृत्यु दंड को खत्म कर सकता है, पर गवर्नर के पास ऐसी पावर नहीं है। इट मीन्स अगर स्टेट लॉ के तहत भी किसी को मृत्यु दंड दी गई है, डेथ सेंटेंस दिया गया है, तो पार्डन ग्रांट करने की पावर तब भी प्रेसिडेंट के हाथ में रहेगी, ना कि गवर्नर के हाथ में। ठीक है, गवर्नर के हाथ में क्या है, वो सस्पेंड कर सकते हैं, रिमिट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं किसी के मृत्यु दंड को, पर वो उसको पार्डन नहीं कर सकते। इट मीन्स हमारे गवर्नर और हमारे प्रेसिडेंट दोनों के पास कंकरेंट पावर है, किसको लेकर, सस्पेंशन, रिमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस को लेकर। अब सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर को लेके कुछ प्रिंसिपल्स रखे हैं, जैसे कि अगर कोई पेटिशनर मर्सी के लिए प्रेसिडेंट के पास जा रहा है, तो उसको ये राइट नहीं है कि वो ओरली खुद वहाँ जाकर पर्सनली प्रेसिडेंट के सामने कहे कि मुझे मर्सी दीजिए, मुझे न्याय दीजिए। ठीक है, वो एक रिटन फॉर्म में देगा, ना कि ओरल फॉर्म में। सेकंड, प्रेसिडेंट क्या करेगा, सारे एविडेंसेस को, सारे डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से एग्जामिन करेगा और एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसको चेक करेगा। अब ये जो पावर है, ये किसकी पावर है, हमारे प्रेसिडेंट की पावर है। बट ये पावर वो कैसे एक्सरसाइज करेंगे, तब एक्सरसाइज करेंगे जब यूनियन कैबिनेट उनको एडवाइस करेगा। अब प्रेसिडेंट की वो जो भी डिसीजन लेंगे, उस पिटिशनर को मर्सी देनी है कि नहीं देनी है, उसके रीज़न के लिए वो किसी को भी आंसरेबल नहीं है, कि वो किसी को रीज़न दे कि उन्होंने ऐसा डिसीजन या ऐसा ऑर्डर क्यों निकाला। प्रेसिडेंट किसी को रिलीफ दे सकते हैं, किसी पिटिशनर को रिलीफ दे सकते हैं, ना कि सिर्फ उस केस में जहाँ पे उनको ज़्यादा कठिन कोई सज़ा दी गई है, बट उस केस में भी जहाँ पे किसी एविडेंस की वजह से कोई मिस्टेक हुई है हमारी जुडिशरी से, उस केस में भी प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, किसी पिटिशनर को रिलीफ दे सकता है। फिर क्या बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट को कोई भी ज़रूरत नहीं है कि वो ऐसी गाइडलाइंस बनाए जिसमें वो ये प्रेसिडेंट को बताए कि आपको अपनी पावर का एक्सरसाइज कैसे करना है। ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। फिर बोला गया कि जो प्रेसिडेंट अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रहा है उसके ऊपर आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। एक्सेप्शन कहाँ पे है, अगर प्रेसिडेंट का डिसीजन कोई आर्बिट्रेरी है, इर्रेशनल है, मेलाफाइड है या फिर डिस्क्रिमिनेटरी है। मींस प्रेसिडेंट ने कोई डिस्क्रिमिनेटरी डिसीजन लिया, मींस किसी पर्सन, किसी पिटिशनर को तो मर्सी दे दी, उसकी सज़ा माफ़ कर दी, बट वही सेम केस, वही सेम चार्जेस, उस केस में दूसरे पर्सन को मर्सी नहीं दी गई, डिस्क्रिमिनेशन किया गया उसके बेसिस पे, तो उस केस में प्रेसिडेंट की पावर पे क्या है, जुडिशियल रिव्यू लगाया जा सकता है। अगर किसी पिटिशनर ने अपने लिए मर्सी की, अपने लिए दया की पिटिशन डाली है और वो प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दी है, तो वो क्या है, उसके ऊपर दोबारा स्टे नहीं ले सकता, कि वो ऐसा सोचे कि मैं दोबारा से एक और बारी पिटिशन डाल लेता हूँ और अपनी सज़ा पे स्टे ले लेता हूँ। एक बारी प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दिया तो उसके ऊपर दोबारा आप स्टे नहीं ले सकते हो। तो ये था हमारा प्रेसिडेंट का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे वाइस प्रेसिडेंट, उससे जुड़े रिलेटेड उनके कुछ फंक्शंस, उनकी पावर्स के बारे में। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद स्टडी मास्टर। थैंक यू।